क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट RD शर्मा MCQ का क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले आराम से क्वेश्चन समझते हैं। इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट फ्रॉम जीरो, यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग क्या हुआ कि एक्स वाई जेड जो है ना वो जीरो से अलग है, यही कहना चाह रहा है। इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट फ्रॉम जीरो मतलब एक्स वाई जेड जो है ना वो जीरो से अलग है, मतलब ये जीरो नहीं है, मतलब ये x नॉट इक्वल टू जीरो, y नॉट इक्वल टू जीरो, z नॉट इक्वल टू, मतलब जो भी है लेकिन जीरो नहीं है। हमें इसने ये नहीं बताया कि क्या है एक्स वाई जेड, लेकिन इसने ये बताया है कि एक्स वाई जेड आपका जो भी होगा जीरो नहीं होने वाला है। एक्स वाई जेड जो भी होगा जीरो नहीं होने वाला। एंड दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, और क्या दे रखा है कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है कुछ ऐसा, ये जीरो है, ये चीज हमारे पास जीरो है। ठीक है, तो हमसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स प्लस जेड का इनवर्स इज। हमको इसकी वैल्यू निकालनी, मतलब हमें क्या निकालनी है कि एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स प्लस जेड इनवर्स को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं। इसको अगर हम जैसे ए की पावर -1 रहे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/a। अगर x का इन्वर्स रहे तो हम इसको लिख सकते हैं ना 1/x। उसी तरह से y का इन्वर्स 1/y और z का इन्वर्स 1/z। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी डिटर्मिनेंट में 1/x जैसी इस 1/y 1/z जैसी कोई चीज नजर आ रही है क्या? नहीं भैया, ऐसी तो कोई चीज नजर नहीं आ रही। अच्छा नहीं आ रही, तब बनानी पड़ेगी हमें। कैसे बनाएंगे? तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर x है ना, तो इस पूरे में हम x से डिवाइड करेंगे, इस पूरे में हम y से डिवाइड करेंगे, इस पूरे में हम z से डिवाइड करेंगे। आप चाहो तो कॉलम में भी कर सकते थे। अब देखो कॉलम में भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ना रो में ही कर रहे हैं। ठीक है, हम इस वाले रो में x से डिवाइड कर रहे हैं, इस वाले रो में y से, और इस वाले रो में z से। ठीक है, तो हम क्या करें, C1 मतलब R1 में 1/x से मल्टीप्लाई करें। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, हमने अब देखो ना R1 को x से डिवाइड कर रहे हैं, R2 अगर हम इसको ऐसा लिखे R2 को y से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, और R3 को z से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप 1/x लिखो चाहे R2/y लिखो, बात एक ही है। अब हम देखो जब आप इसको इस फर्स्ट वाले रो को x से डिवाइड, आप देखो आपने 1/x/y/z से डिवाइड करा, तो हमारा अपना मर्जी तो नहीं, हम जब चाहेंगे तब डिवाइड कर देंगे। तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम बाहर एक साथ ही मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 1/x से करोगे तो 1/x, यहाँ पे 1x से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे x से डिवाइड करोगे तो 1/x, यहाँ पे x से डिवाइड करोगे 1/x विच इज इक्वल टू 0। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा समझ सकते हैं कि हम 1/x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वाले रूम में, इसमें वाले में 1/y से 1/y, यहाँ पे 1/y, इसको 1/y से मल्टीप्लाई करोगे तो y इंटू 1/y, ये y कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया +1, यहाँ पे 1/y। उसी तरह से अगर आप इस वाले रो में 1/z से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1/z, यहाँ पे 1/z, और यहाँ पे करोगे तो 1 को 1/z से तो 1/z प्लस इसको करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो आपको क्या बनाना है, 1/x 1/y 1/z। तो अब देखो अगर आप यहाँ इन सारे को ऐड करोगे तो बन जाएगा, भले एक्स्ट्रा में 1 आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, वो बाद में हम देख लेंगे। फिलहाल हम ऐड कर रहे हैं सारे को, तो सारा का ऐड कर दो आप। C1 में हम क्या कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, गलत कर दिया, C1 का मतलब तो ऐसे हो जाएगा ना, R1 R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये हो गया XYZ। अब देखो R1 ये बोल रहा है R1 R2 प्लस, मतलब फर्स्ट वाले रो में चेंज होगा, सेकेंड और थर्ड एज इट इज। तो सेकेंड और थर्ड को एज इट इज 1/y 1/y प्लस 1 1/y 1/z 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 प्लस 1। ठीक है, ये बोल रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब
कि आप देखो ये है R1, मतलब ये R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? R1 का फर्स्ट एलिमेंट है 1+1/x+1। क्या है? 1/x+1, ठीक है। प्लस इसके करस्पोंडिंग R2 में है 1/y, और प्लस इसके फिर है प्लस R3, इसके करस्पोंडिंग जो R3 में। अब देखो ये है R1 है, ये है R2 और ये है R3, ठीक है ना, वो तो आपको पता ही होगा। तो इसके करस्पोंडिंग R3 में है 1/z, तो दैट इज इट। ये बन गया हमारे पास 1/x 1/y 1/z +1। उसी तरह से आप इन सारे को ऐड करना, यही बनेगा 1/x + 1/y + 1/z +1। इसी तरह से आप इन सारे को ऐड करो, अब देखो 1/x + 1/y + 1/z और +1, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे करोगे तो 1/x 1/y 1/z और +1। हमने आगे पीछे कर दिया तो प्लस में तो वो चलता ही है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। अब आप देखो ये इस वाले रो में क्या कॉमन है? ये पूरा टर्म कॉमन है, तो आप कॉमन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो टेकिंग कॉमन 1/x + 1/y + 1/z +1 फ्रॉम R1 यहाँ पे बनेगा, ये हो जाएगा XYZ, यहाँ पे आ जाएगा 1/x + 1/y + 1/z, और पीछे बच जाएगा 1 1 1 1/y 1/y +1 और 1/y। ये हो गया 1/z 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 +1 विच इज इक्वल टू 0। अब आप बोलो कि ये तो MCQ है, ये तो हमें बहुत जल्दी 1 मिनट में ही सॉल्व करना चाहिए। तो अब देखो 1 मिनट में आप भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर प्रैक्टिस अगर ये मुझे करना होता तो मैं तो उड़ा देता। अब जैसे मैं ये तो डायरेक्ट यहाँ पे इतना एक्सप्लेन थोड़ी करता, मैं फटाफट यहाँ पे आ जाता, फटाफट यहाँ से पहुँचता और इसके डिटर्मिनेंट में डायरेक्ट 1 बता देता, इसका मैं डायरेक्ट 1 बता देता। अभी आप देखना इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 आएगा फाइनली, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख के आता -1, ठीक है। वो प्रैक्टिस आएगी चीज़ें, ठीक है। अब देखो आप इस वाले रो में क्या नज़र आ रहा है? इस वाले रो में ना 3 1 नज़र आ रहा है, तो आप 2 0 बना लो, उसके बाद एक्सपैंड। तो हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि 2 0 बना ले किसी भी एक रो या कॉलम में। तो अब देखो इस वाले रो में ना आसानी से 2 0 बना सकते हैं। कैसे? तो आप क्या करो, इसको इससे माइनस कर दो और इसको इससे माइनस कर दो। तो आप देखो 1 - 1 0 1 - 1 0 बन गया 2 0। अप्लाइंग C2 - C1 एंड C3 - C1, ठीक है। अब देखो ये बना XYZ 1/x + 1/y + 1/z +1। अब आप देखो विच इज इक्वल टू 0। हम अब देखो C2 और C3 में चेंज कर रहे हो तो C1 एज इट इज आएगा, तो C1 एज इट इज, ये है C1, ये एज इट इज 1 1/y 1/z। ये है C2, इसमें इसको इससे माइनस करो, 1 - 1 0। अब देखो C2 का फर्स्ट एलिमेंट था 1, C2 का फर्स्ट एलिमेंट था 1 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग जो C1 में 1 1 - 1 दैट इज 0। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 1 + y 1/y +1 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग जो C1 में दैट इज 1/y। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा, 1 बचेगा, यहाँ पे लिख दो 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 1/z माइनस इसके करस्पॉन्डिंग जो C1 में दैट इज 1/z। तो आप जब इन दोनों को माइनस करो तो ये 0 होगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर यहाँ पे 1 - 1 0 1/y - 1/y 0 1/z +1 -1/z, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है।
आप सेम एज इट इज ऐसे कर लेना, ये आ जाएगा। अब देखो एक्स वाई जेड 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1। अब देखो आपने इस वाले रो में दो दो जीरो नजर आ रहे हैं, तो हम इस वाले ही रो से एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एक्सपैंड बाय R1। ठीक है। अब देखो ये कौन सा एलिमेंट है आपका, ये A11 है। कौन सा है, A11। आप इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 आ जाएगा। 2 क्या इवन है, इवन है ना, तो इवन है तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे +1 ये लिया, आ गया +1। इस +1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो। इस +1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम, ठीक है। अब आप इन दोनों को ये +1 लिख लिया ना, उसके बाद इस वाले रो और इस वाले कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 1 × 1 1, बीच में माइनस 0 × 0, तो ये हो गया फाइनली 0। तो 1 × 1 1 हो जाएगा और 1 × समथिंग जो है समथिंग वही आ जाएगा। तो ये हो गया XYZ 1/x 1/y प्लस 1/z प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो आप देखो यहाँ से क्या होगा कि हम ना इस XYZ को उधर शिफ्ट कर दो। अब आप बोलोगे हम इधर शिफ्ट क्यों कर देंगे, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हम बोलते हैं कि अगर A × B है और उन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो A 0 होगा या तो फिर B 0 होगा। हम तो ऐसा बोलते हैं। कोई नहीं, आप बोल लो, आप बोल लो XYZ विच इज इक्वल टू 0 और ये पूरा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब इन तीनों में से कोई तो 0 होगा। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0, ऐसा होगा। लेकिन आप देखो वापस से क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन ने एकदम फर्स्ट लाइन फर्स्ट सेंटेंस में ही बोला था कि XYZ इज डिफरेंट फ्रॉम 0, मतलब x 0 के इक्वल नहीं है, y 0 के इक्वल नहीं है, z 0 के इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे कैसे बोल सकते कि x 0 के इक्वल, y 0 के इक्वल, z 0 के इक्वल, नहीं बोल सकते। तो ये पूरा चीज़ हम नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं उससे। और आप ऐसा भी समझो ना, कि अगर हम इसको इधर डिवाइड करें, फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि XYZ इनका प्रोडक्ट 0 नहीं आने वाला है, क्योंकि ये खुद 0 नहीं है। और आपको पता है अगर 3 नंबर का प्रोडक्ट तब तक 0 नहीं आ सकता उसमें जब तक एक 0 ना हो। ठीक है, तो इनमें से कोई भी 0 नहीं, वो क्वेश्चन में बोल दिया था कि XYZ आर डिफरेंट फ्रॉम 0, मतलब ये 0 के, मतलब ये जो भी है, जो कुछ भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता क्या है, क्वेश्चन ने बोला कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 0 से अलग होंगे, जो भी होंगे 0 से अलग होंगे, मतलब 0 तो नहीं है इनमें से कोई, तो इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट 0 नहीं है। अगर इन जैसे अगर x बोलता है कि रियल नंबर में, मतलब ठीक है, और ऐसा होता है x × a विच इज इक्वल टू 0, हम ऐसा समझ रहे हैं। आप ऐसा केस लेके चलो कि x जो वो पूरे रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब x 0 भी हो सकता है। तो हम ऐसा ले लिए x a = 0। अगर आप x को इधर शिफ्ट कर दोगे ना, तो 0/x आ जाएगा। तो आप a को 0 कैसे बोल सकते हो? अगर आपने ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर 0/x को आपने 0 लिख दिया ना तो गलत हो जाएगा। क्योंकि आप देखो x कभी ना कभी तो 0 हुई तो हो सकता है, x पूरे रियल नंबर में, तो जब 0 होगा तो ये बनेगा कुछ ऐसा 0/0, तो a तो उस वक्त 0/0 हो जाएगा। तो क्या होगा ये, जैसे अगर 1/1 रहे तो आप 1 लिख सकते हो, 2/2 रहे तो 2 और 2 को कैंसिल करके 1 लिख सकते हो। अगर 0/0 रहे तो आप 0 और 0 को काट के 1 नहीं लिख सकते, या फिर इसका आंसर 0 भी नहीं बोल सकते, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है, मतलब अगर कुछ 0/0 बन जाए तो हम इसकी वैल्यू बता नहीं सकते, इसलिए इस केस में ना हम 0 से डिवाइड ही नहीं कर, मतलब इस x को इधर लाते ही नहीं है, हम यहीं पे बोल देते हैं x = 0 और a = 0, मतलब इन दोनों में से कोई भी 0 होगा, हमें नहीं पता, हम ऐसा कुछ बोल देते हैं। ठीक है, तो
जीरो अपॉन समथिंग वो तो जीरो हो जाएगा, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या आएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू -1। तो मतलब इसका वैल्यू -1 आ जाएगा। और इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो इसकी पावर -1 आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखो एक बार, द डिटर्मिनांट दिस इक्वल, मतलब ये डिटर्मिनांट किसके इक्वल होगा हमको ये बताना है। तो आप इसको डेल्टा के इक्वल ले लो, डेल्टा के इक्वल ले लिया, b² माइनस AB B माइनस C BC माइनस AC AB माइनस A² BC माइनस CA, यहाँ पर CA ही है ना, CA A माइनस B C माइनस A B² माइनस AB AB माइनस A²। ठीक है, डेल्टा विच इज इक्वल टू, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो यहाँ पे b कॉमन है, b कॉमन कर लो, ये हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे, पीछे बचेगा b माइनस ए, यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर c कॉमन है, यहाँ पे बना b माइनस ए, यहाँ पे a कॉमन तो बचा b माइनस ए, यहाँ पे a माइनस b, और यहाँ पे b कॉमन है दैट इज b माइनस ए, इससे बच जाएगा b माइनस ए। यहाँ पे c कॉमन तो b माइनस ए, यहाँ पे c माइनस ए, और यहाँ पे a कॉमन है तो दैट इज b माइनस ए। क्वेश्चन गलत तो नहीं है ना यार, हम चलो जो है जाने दो, बुक में तो यही लिखा हुआ है। अब हम देखो इस वाले कॉलम में b माइनस ए कॉमन है, इस वाले कॉलम में b माइनस ए कॉमन है, तो आप कॉमन कर लो, टेकिंग कॉमन b माइनस ए फ्रॉम, ये फर्स्ट वाला कॉलम, ये है थर्ड, तो फ्रॉम C1 एंड C3। तो ये हो गया, बाहर क्या आएगा b माइनस ए, यहाँ से b माइनस ए, तो यहाँ पे बना b a c b a c माइनस c माइनस b माइनस a c b a। ठीक है, अब आप क्या करो, आप देखो सी बी ए, अगर आप इस वाले कॉलम को इसमें ऐड कर दोगे तो ये पूरा हट जाएगा। आप फिर से सुनो मैंने क्या बोला, आप इस वाले कॉलम में इसको ऐड कर दो, इसमें इसको ऐड कर दो, ये पूरा हट जाएगा, सी माइनस, ये सी से सी कैंसिल, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल, माइनस ए और ए कैंसिल। ठीक है, अप्लाइंग C2, ये है C2 में हम C3 को ऐड कर रहे हैं, तो डेल्टा विच इज इक्वल टू b माइनस ए का, अब देखो a इंटू ए रहे तो a का होल स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे b माइनस ए इंटू बी माइनस ए है, तो यहाँ पे b माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अब देखो C2 में चेंज करो तो C1 और C3 तो एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट C2 में C3 को ऐड करो, ये है C2 का फर्स्ट एलिमेंट है b माइनस सी प्लस इसके करस्पॉन्डिंग जो C3 में दैट इज c, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे b बनेगा। उसी तरह से नेक्स्ट C2 का एलिमेंट है a माइनस बी प्लस इसके करस्पॉन्डिंग जो C3 में है क्या b, ये b और ये b कैंसिल होगा, पीछे a बचेगा a। नेक्स्ट है c माइनस ए प्लस इसके करस्पॉन्डिंग जो C3 में दैट इज a, तो ये a और a कैंसिल हो गया c। अब देखो ये दो कॉलम सेम हो गया, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम या फिर दो कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो आप देखो यहाँ पर ना ये दो रो सेम है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा।
इंटू 0 और ये फाइनली 0 आएगा। क्यों? सिंस ये है कॉलम C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। तो आप देखो 0 तो कहीं ऑप्शन में था नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा नन ऑफ दिस। ठीक है, आप देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब आपका एक्स और वाई है वो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, देन द डिटर्मिनेंट दिस लाइज इन द इंटरवल, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगा, हमें वो बताना है। तो डेल्टा है हमारे पास cos x sin x cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स cos x माइनस साइन x प्लस वाई 1 1 0। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी एक्सपैंड कर सकते हो या फिर इसको इससे माइनस कर लो तो 2 0 बन जाएगा, तो आप एक्सपैंड कर लेना। लेकिन हम सोच रहे हैं अगर हमने माइनस करा ना तो शायद से क्या होगा, cos x माइनस साइन x आएगा। ठीक है, चीज़ें वही बन जाएगी। कोई नहीं, आप हम ना यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपैंड कर रहे हैं भी ये फर्स्ट वाले रो से। तो एक्सपैंड बाई R1। अब देखो R1 का फर्स्ट एलिमेंट है ये, दैट इज A11, जो भी होगा A11 होगा। आप इन दोनों का सम करो 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 इवन है ना, इवन है तो यहाँ पे प्लस लिखो और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। ठीक है, डेल्टा विच इज इक्वल टू प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे लिखो प्लस कॉस एक्स। ठीक है, प्लस कॉस एक्स लिखा। अब कॉस एक्स के सामने वाला रो, ये है सामने वाला रो और ये है सामने वाला कॉलम, इसको हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो ये बचा तो cos x इंटू 0, cos x इंटू 0 0 हो जाएगा, बीच में माइनस और माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू 1। यहाँ पे माइनस पहले से और माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू 1 करोगे माइनस साइन एक्स प्लस वाई आएगा, और माइनस पहले से तो प्लस साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना हुआ होगा। आप देखो फिर से समझो, कोई नहीं, cos x इंटू 0 0, बीच में माइनस और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस आ गया। ठीक है, फिर माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स, माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स, और इस साइन एक्स को आपने लिया ना इस बार, तो इस साइन एक्स के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो साइन एक्स इंटू 0 खत्म, और इसको इसके साथ करोगे cos x प्लस वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? cos x प्लस वाई। ये हो गया 0 माइनस cos x प्लस वाई। ठीक है, प्लस 1 प्लस 1, इस प्लस 1 को लिया इस बार, तो इस 1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो इसको इसके साथ, तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई, फिर बीच में माइनस और फिर इनको इसके साथ cos x प्लस वाई। ठीक है, अब आप देखो डेल्टा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे करोगे ये हो जाएगा cos x साइन एक्स प्लस वाई। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे कैसे करा था हमने 0 और फिर हाँ ठीक है, और ये हो गया माइनस cos x वाई, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस cos x प्लस वाई। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये माइनस आके तो माइनस आ जाएगा फाइनली हमारे पास। अब हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करोगे और इसको पहले लिख दो। हम प्लस में ऐसा कर सकते हैं, प्लस में हम किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। तो इसको हमने पहले लिख दिया और प्लस इसको हमने बाद में लिख दिया। ठीक है, ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो डेल्टा
अब हम ना इसको थोड़ा सा फॉर्मूले में सजा के लिख दे रहा हूँ कि आपको फिर समझाने में आसानी होगी हमें, ठीक है। तो ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स, यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट दे दिया, ठीक है। फिर हमने इसको साथ में लिखा, इसको पहले लिख दिया है साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा किसका, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए माइनस बी। अब देखो इस ये है ए, ये है बी, ये है ए। अब देखो इस फॉर्मूले में हो नहीं हो गया, इसको आप ए पढ़ो, इसको अगर आप ए पढ़ोगे तो साइन ए, इसको बी पढ़ो, कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये क्या होता है, ये होता है साइन ए माइनस बी। ये ए है एक्स प्लस वाई माइनस बी, बी है एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये इस हमारे पास इसका भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, ये होता है। तो आप देखो ये आपका ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब इसको ए पढ़ो ना तो कॉस ए, इसको बी पढ़ो कॉस बी, प्लस इसको ए पढ़ा तो साइन ए साइन बी। तो इसमें इस फॉर्मूले में बैठ गया, तो क्या होगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। तो ए है आपका एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, ठीक है, और बी है एक्स तो माइनस। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा, तो डेल्टा बन जाएगा साइन वाई माइनस कॉस वाई। तो डेल्टा हमारा ये बन गया। तो हमको इसकी अब बताने की ये किस वाले रेंज में है, इस रेंज में लाई करेगी, इस रेंज में लाई करेगी, इसमें या फिर इसमें। तो अभी तो हम कुछ भी नहीं बता सकते, तो आप क्या करो ना, इसको या तो पूरे साइन में कन्वर्ट कर लो या फिर इस पूरे को कॉस में कन्वर्ट कर लो। आपने पढ़ा होगा जब आप क्लास 11 में पढ़ रहे होगे ट्रिग्नोमेट्री, कि अगर ऐसा कुछ हो a cos x प्लस बी साइन वाई, मतलब b साइन x, कुछ ऐसा फॉर्म हो ना, a cos x प्लस बी साइन x, अगर कुछ ऐसा फॉर्म हो तो हम ना इसको कुछ यहाँ पे कांस्टेंट और पूरा कॉस में एंगल में कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इसी को हम ऐसा भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट साइन और फिर एंगल में कुछ, यहाँ पे बेसिकली एंगल में आता है ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर एंगल में आता है ए एक्स प्लस बी। शायद ए एक्स प्लस बी एक्स नहीं आता है, अगर कोई नहीं, हम एंगल में पता नहीं क्या आता है, जो भी आता है हम देख लेंगे यहाँ पर। लेकिन हम इस वाले फॉर्म को ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट में कुछ कॉस और एंगल में कुछ भी, यहाँ पे कांस्टेंट साइन और एंगल में एक्स प्लस सी आएगा, एंगल में एक्स प्लस सी आता है, ठीक है। और बाहर में आपका आएगा 1/√a² प्लस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा 1/√, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई होता है √a² प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स प्लस सी, या फिर यहाँ पे आएगा √a² प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। मतलब अगर इस फॉर्म में हो और हमको इसको पूरे कॉस या साइन में कन्वर्ट करना, अब देखो अगर इस वाले फॉर्म में रहेगा तो आपकी इसकी रेंज नहीं बता सकते। अगर ये कॉस और साइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम डायरेक्टली बोल पाएंगे, जैसे अगर साइन में रहे तो आपको पता है कि साइन के एंगल में कुछ भी हो, इसका वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1, तो हम कुछ ऐसा हम कर पाएंगे। लेकिन अगर इस केस में रहा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इसको या तो कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं या तो साइन में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर कुछ हमारे पास ऐसा फॉर्म है
तो हम क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अगर हम इस फॉर्म को, अब फिर से सुनो, कोई नहीं, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम अगर इस फॉर्म को, अगर हम इसको, आप भूल जाओगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या रहता है, वो सब हम इस पार्टिकुलर केस के लिए कर लेंगे। हमें यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बस इतना याद रखो कि अगर हमको इस फॉर्म को या तो कॉस और साइन में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पे है कॉस, यहाँ पे है साइन, दोनों चीज़ हम इसको सिर्फ एक में बनाना चाहते हैं, या तो कॉस में या तो साइन में, एक में करना चाहते हैं। तो वो हमारा मर्जी, हम किस में करना चाहेंगे, तो हम बेसिकली यहाँ पे साइन में करना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन उन दोनों, वो हम पर डिपेंड करता है कि हम किस पर कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो आप इसको ना, आप इस फॉर्म में लिख लो फिलहाल, -1 cos y प्लस साइन वाई, ठीक है। आप कंपेयर करो, ए आपका क्या है, ए है -1, बी है 1, ये है -1, ये है 1, ठीक है। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 1 इंटू साइन वाई, बी 1 हो जाएगा आपका। तो स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √2। तो हमको √2 से मल्टीप्लाई करो आप, और √2 से डिवाइड करो। तो √2 से हमने मल्टीप्लाई करा और √2 से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आप देखो, हम ना इसको वापस से कुछ ऐसा लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं साइन वाई 1/√, और फिर इसको उधर, ये हो गया कॉस वाई 1/√, ठीक है। हम ना इसको क्या कर रहे हैं, हम इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम इसको साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो साइन में है ना, साइन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस वाले फॉर्म में बनाना होगा, क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो इसलिए माइनस। अगर यहाँ बीच में प्लस रहता तो आप साइन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे प्लस का फॉर्मूले वाला लगा लेते, ठीक है। तो हमको क्या बनाना होगा, साइन है, हमारे पास साइन तो है, यहाँ पे हमें को चाहिए कॉस भी। अच्छा, 1/√2, 1/√2, कॉस में 1/√2 कब आता है, कॉस π/4, कॉस π/4 होता है 1/√2। तो यहाँ पे कॉस हमको चाहिए था, हमने यहाँ पे लिख दिया कॉस π/4, कॉस π/4, फिर माइनस है, यहाँ पे हमको चाहिए कॉस, कॉस तो ऑलरेडी है तो कॉस यहाँ पे रख दिया, और इसको साइन में हमको चाहिए। तो साइन 1/√2 कब आता है, जब साइन π/4 हो। तो साइन π/4 की वैल्यू आती है 1/√2, तो इस 1/√2 की जगह लिख दो साइन π/4। अब देखो इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, आप देख लो। अब देखो कंपेयर करो, अब देखो ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं ना साइन वाई ए माइनस बी, मतलब साइन वाई माइनस π/4। तो आपका कन्वर्ट हो गया, आप क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है। तो आप देखो, अब ना हम ये पूरा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, आप देखो अब बस हो ही गया। अब देखो, आपको पता है कि साइन का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। अब देखो, एंगल में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल में y - π/4 है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका रेंज फिर भी -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। अब हम ना ये पूरा चीज़ बनाना चाहेंगे, हम ये पूरा बनाएंगे कैसे। अब देखो यहाँ पे √2 है ना, इस पूरे में आप √2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आ गया -√2, यहाँ हो गया √2 साइन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस साइन y - π/4 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। और ये किसके बराबर, ये डेल्टा के इक्वल है, ये पूरा चीज़ डेल्टा है, तो ये हो गया डेल्टा। और अभी मैंने आपको बताया, अगर आप ऐसा x लाइज बिटवीन a to b, x लाइज बिटवीन a to b इंक्लूडिंग ए इंक्लूडिंग b, तो आप यहाँ पे इसको ऐसा इंटरवल में भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू a to b। अब देखो a और b यहाँ पे इंक्लूड है, इसलिए a पर क्लोज ब्रैकेट आया और b पे भी क्लोज ब्रैकेट आया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे -√2 और √2 भी इंक्लूड है, तो डेल्टा बिलोंग्स टू -√2 to √2, मतलब
-√2 पे भी आया है क्लोज ब्रैकेट और √2 पे आया है क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि ये दोनों में इंक्लूड है, क्योंकि इक्वल टू है ना इसलिए। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन ए। तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा दिस इज। हमको बताना है इस डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो आप पहले डेल्टा ले लो, इनमें से क्या होगा वो बताना है। 1 1 1 प्लस कॉस थीटा, 1 1 प्लस साइन थीटा, 1 1 1 1। ठीक है, हम देखो, हम इस वाले केस में ना 2 0 बनाने के बाद एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा इजी होगा। हमें इस वाले रो और इस वाले कॉलम दोनों जगह 1 1 नजर आ रहा है, हम आसानी से 2 0 बना सकते हैं किसी भी एक रो या एक कॉलम। तो हम क्या करेंगे, हम ना इसको इससे माइनस कर देंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, 2 0 बन जाएगा ना। अब देखो, इसको इससे माइनस करा, 1 - 1 0, फिर इसको इससे माइनस करो, 1 - 1 0, 2 0 बन गया, एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो आप लिखो, अब देखो अप्लाइंग, ये है C1, C1 को किससे माइनस करेंगे, ये है C3 से माइनस कर रहे हैं, एंड ये है C2, इसको इससे माइनस करो, C2 को C3 से माइनस कर दिया। ठीक है, तो डेल्टा, डेल्टा क्या बनेगा, 1 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग जो C3 में, दैट इज 1 1 - 1 0, लिख दो 0। अब देखो C2 और C1 और C2 में चेंज हो रहा है, C3 में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वो एज इट इज 1 1 1। फिर नेक्स्ट C1 का एलिमेंट है 1 1 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग जो C3 में, दैट इज 1 1 - 1 फिर से 0। नेक्स्ट एलिमेंट है 1 प्लस कॉस थीटा, माइनस इसके करस्पॉन्डिंग जो C1 में, C3 में, दैट इज 1 1 और 1 कैंसिल होगा, कॉस थीटा। फिर 1 - 1 0, 1 प्लस साइन थीटा -1, यहाँ पे साइन थीटा, और 1 - 1 0। अब देखो कुछ भी नहीं था। अब देखो ये वाला एलिमेंट कौन था, हम इस वाले रो से एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड बाय R3, सॉरी R1। ये एलिमेंट है A13, वो A13, इन दोनों का सम करो, 1 + 3 4 हो जाएगा। 4 क्या इवन है, इवन है तो यहाँ पे प्लस, उसके बाद फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। हम इस वाले रो से एक्सपेंड करें, इसलिए इस वाले रो में प्लस माइनस लिखा। ठीक है, अब ये 2 0 तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि वो तो 0 को आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए हम ये 2 0 को लेंगे ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट +1 लिए, ये हो गया +1। ठीक है, अब इस +1 को लिया ना, तो इस +1 के सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 0 × 0 तो कुछ भी नहीं, 0 × 0 0, बीच में माइनस, कोस थीटा × साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, -sin थीटा cos थीटा, -sin थीटा cos थीटा। अब आप देखो ये जो चीज़ है ना, अब आप इसको साइन में कन्वर्ट कर लो पूरा, क्योंकि अगर आप हमेशा याद रखो, जब भी जैसे 2 रहे, साइन और कॉस दोनों आ जाए ना, और आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछा हो, या फिर इंटरवल जैसे कोई चीज़ पूछी हो, तो आप उसको कोशिश करो कि हमेशा एक में कन्वर्ट कर लो, या तो पूरे को साइन में कर लो या तो पूरे को कॉस में। ऐसा ना हो कि साइन और कॉस दोनों हम लेके चले, तो हम ना इसको साइन में कन्वर्ट कर रहे हो। आप देखो एंगल में उसके चक्कर में कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने पढ़ा होगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला, ये होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ हमको sin थीटा cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ से 2 को नीचे ले आओ, तो sin 2 थीटा अपॉन 2
विच इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा को हम ये चीज़ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे रिप्लेस कर दो, साइन 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब हमने ये पूरा चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। साइन 2 थीटा का रेंज क्या होता है? साइन 2 थीटा का रेंज होता है वो -1 से 1 होता है। साइन 2 थीटा का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है। चाहे एंगल में कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन है तो रेंज -1 से 1 होगा। अब नेक्स्ट है माइनस आप पहले मल्टीप्लाई करो। अब जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करा, ये हट गया, यहाँ पे साइन चेंज होगा। यहाँ पे क्या है, लेस देन है तो ग्रेटर देन, यहाँ पे भी लेस देन है तो ग्रेटर देन, और यहाँ पे -1, ठीक है। अब ना हम इसको वापस से पलट के लिख देंगे। अब देखो 1 को यहाँ पे लिख दो, -1 को यहाँ पे लिख दो, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब हमने इसको यहाँ पे लिखा, इसको यहाँ पे लिखा, वापस से साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन, यहाँ पे भी लेस देन, तो हमारे पास ये बन गया। यहाँ पे माइनस भी आएगा, हमने माइनस से मल्टीप्लाई करा है। फिर हमको चाहिए 1/2, तो आप सब तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ करोगे तो -1/2, ये हो गया -1/2 साइन 2 थीटा, और यहाँ पे करोगे तो 1/2। अब देखो ये चीज़ पूरा डेल्टा, तो ये हो गया डेल्टा 1/2। अब ये जो होता है ना, ये होता है मिनिमम वैल्यू और ये होता है मैक्सिमम वैल्यू, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो हमसे मैक्सिमम ही वैल्यू पूछा था, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1/1/2, तो मैक्सिमम ये है, तो हमको मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एक बार,